हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और 16 से लेकर के 31 मार्च 2023 की डाउन टू अर्थ मैगज़ीन आप लोगों के सामने। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे काम की यहाँ पर हो जाती हैं। और इसकी जो पीपीटी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए तो ओरिजिनल पीडीएफ के लिए आपको इसको परचेज़ करना पड़ेगा, और परचेज़ करने के लिए आप हिंदी की भी कर सकते हो, इंग्लिश की भी कर सकते हो। ये मैंने सब पहले भी बताया है, और अगर आपको नहीं पता कैसे परचेज़ करते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। खैर, आर्टिकल्स की तरफ चलते हैं, और सबसे पहला आर्टिकल और आ जाता है आपके सामने, लिखा हुआ है यूरोपियन यूनियन फोर्सेस 7 अफ्रीकन नेशंस टू प्रोड्यूस गैस। तो यूरोपियन यूनियन क्या है कि अपनी जो इंडिपेंडेंस है नेचुरल गैस की, वो बेसिकली रशिया पर थी, यूक्रेन पर थी। अब उनके अंदर वॉर हुई तो सब पावर कट देखने के लिए मिले। तो अब ये क्या कर रहा है कि कुछ नए प्लेयर जो है वो ढूंढ रहा है जो कि इसको जो नेचुरल गैस है उसकी सप्लाई यहाँ पर कर सकें। अगर हम बात करें तो नए प्लेयर्स को छोड़ो, जो पुराने प्लेयर्स हैं, 4 प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर में। नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, ये इस समय इनके पास सबसे बड़े गैस के रिजर्व हैं और प्रोडक्शन हब भी है। यहाँ से ही जो है वो सारी की सारी सप्लाई यूरोपियन यूनियन को होती है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो कुछ नए प्लेयर्स जो हैं वो भी खोजने की कोशिश हो रही है। नए जो हब हैं उनमें इथोपिया आ जाता है, मोरिटानिया आ जाता है, ओके, मोजाम्बिक है, सेनेगल है, साउथ अफ्रीका है, तंजानिया है। ये सब कुछ जो हैं वो रीज़न है जहाँ पर नए हब बनाने की बात यूरोपियन यूनियन जो है वो कर रहा है, ओके। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा। अब सिंपल सी बात है कि नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होगा तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तो जाएगी जाएगी। तो इस जो नए हब यहाँ पर तैयार हो रहे हैं उसकी वजह से कार्बन इमिशन कितना होगा, तो लगभग 12 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जाएगी इस नए प्रोजेक्ट के जरिए। ये सब यूरोपियन यूनियन ने क्यों किया है? ताकि रशिया पर अपनी डिपेंडेंस को कम किया जा सके और रिलायंस को कम किया जा सके। और फिलहाल यूरोपियन यूनियन के अंदर में भी जो एनर्जी ट्रांजिशन था वो भी स्लो हो चुका है। तो अभी क्या है कि ट्रांजिशन रिन्यूएबल एनर्जी पर पूरी तरीके से नहीं हो सकता, उसके लिए पहले नेचुरल गैस पर होना पड़ेगा। इसी वजह से इसकी डिमांड भी यूरोपियन यूनियन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं जिसमें नेचुरल गैस की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पर है। तो इमेज देख सकते हो कि ओल्ड गार्ड कौन कौन से हैं, मतलब जो पुराने सप्लाई कर रहे हैं, अल्जीरिया, नाइजीरिया, लीबिया, इजिप्ट। और नए कौन से हैं? नए ये वाले रहे, ओके। तो ये सब पॉइंट्स आप थोड़े से ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट, इंडिया सीज डिप इन वुमेन लेजिस्लेटर मैनेजर्स। तो अगर हम बात करें कंट्री के अंदर में सीनियर ऑफिसर्स की, मैनेजर्स की, लेजिस्लेटर्स की, तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन उसमें सिर्फ 19% यहाँ पर है। ये सब रिपोर्ट पीरियोडिक लेबर सर्वे की है जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इन्होंने बताया कि पिछले साल ये परसेंटेज 20% था, अब घट करके 19% हो गया है, यानी कि डिप देखने के लिए यहाँ पर मिला है। और इस डिप का कारण है तो रूरल इंडिया के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन लो होना। हालांकि अर्बन एरिया के अंदर में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन 1% से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन रूरल इंडिया में ये पार्टिसिपेशन जो है वो डिक्रीज़ हुआ है, राइट। तो इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी सारा डाटा तो हम भी याद नहीं रख सकते, ना ही आपको याद रखना है। इसके अलावा बर्ड फ्लू आउटब्रेक्स स्पार्क फियर ऑफ ह्यूमन पेंडेमिक। बर्ड फ्लू के केसेस काफ़ी तेज़ी से निकल करके आ रहे हैं, और बर्ड फ्लू से दिक्कत ये है कि उसके ह्यूमन ट्रांसमिशन के जो केसेस हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन पेंडेमिक आने की संभावना बढ़ चुकी है। तो यही बात लिखी हुई है कि करंट आउटब्रेक से ये कंसर्न उठते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा, देखो बर्ड फ्लू का सीन क्या है। बर्ड फ्लू का सीन ये है कि पहले बर्ड इन्फेक्ट होगी, ओके, बर्ड से मैमल्स इन्फेक्ट होंगे, फिर वो ह्यूमन ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा। तो अभी बर्ड से जो मैमल इन्फेक्शन के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मैमल्स वायरसेस इन्फेक्टिंग वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि ह्यूमन के केसेस भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। बियर्स हों, फॉक्सेस हों, पोसम्स हों, रकून्स हों, सील्स हों, ये सब इम्पैक्ट हो रहे हैं बर्ड फ्लू से, जिसकी वजह से आगे केसेस की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा बर्ड्स अफेक्ट होंगी उतनी ज़्यादा ह्यूमंस जो हैं वो वायरस से एक्सपोज होने की कगार पर यहाँ पर आ जाएंगे, ऑलराइट। तो ये 2-4 पॉइंट आपको ये भी याद रखने हैं। ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है? ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें तो तुर्की में दो, मतलब बड़ा अर्थक्वेक है, उसके साथ साथ एक और ट्रिमर इवेंट देखने के लिए मिला। 5.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो कंट्री के मालाथिया प्रोविंस में हिट हुआ, ओके। तो अब ये प्रोविंस का नाम है, कहाँ पर है ये भी पूछ सकता है, टर्की। तो जस्ट इतना पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज़, 4 कंट्रीज़ आ जाती हैं इसके अंदर में लगभग।
सीड कंट्रीज़ जिनको कहते हैं। ओके, तो सोमालिया है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, जिबूती है, 4 कंट्रीज़ हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में जाती हैं। इसके अलावा उसके आसपास की कंट्रीज़ हैं लाइक केन्या वगैरह हैं। वहाँ पर ये दिखने के लिए मिला है कि ऐसा छठी बार लगातार हुआ है कि बिना बारिश के रेनी सीज़न चला गया, तो रेन डेफिसिट देखने के लिए मिल रहा है और ड्रॉट जैसी कंडीशंस यहाँ पर मिल रही हैं, जिसकी वजह से 8 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो फूड इनसिक्योर हो चुके हैं। तो ये काफ़ी बड़ी सिचुएशन है। हमने इसके ऊपर पूरा डिस्कस भी किया था कि व्हाट आर द रीजंस कि अफ्रीका के अंदर वाटर स्केर्सिटी है। पुरानी मैगजीन्स के अंदर था, लेकिन अभी उसको यहाँ पर डिस्कस करने का कोई पर्पस पैदा नहीं होता, तो इसीलिए अभी नहीं करते हैं। लिखा हुआ है आगे, देयर इज़ अ 93% चांस दैट वन ऑफ द ईयर्स अंटिल 2026 विल बी द वार्मेस्ट एवर रिकॉर्डेड ऑन द अकाउंट ऑफ इम्पेडिंग अल नीनो। तो अभी पिछले 3 सालों से ला नीना चल रहा था, इस साल 2023 में अल नीनो आने के चांसेस हैं। तो ये कह रहे हैं कि 2026 तक एक साल ऐसा ज़रूर आएगा जिसमें और अल नीनो यहाँ पर होगा। तो ये सब थोड़ी सी बातें चलती रहती हैं, इतना भी प्रेडिक्शन हमें नहीं करना अपने एग्ज़ाम के लिए, बट एक ट्रेंड जो है वो हमें पता होना चाहिए किस तरीके से ला नीना अल नीना का फेज़ बदल रहा है। ओके, इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज के इवेंट्स हैं, वेदर पैटर्न्स हैं, उनमें भी ड्रास्टिक चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया के अंदर में क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर में एक इंडेक्स हुई, इंडिया एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स। तो मतलब जो कैंपस हैं, ओके, जो कैंपस हैं, कैंपस में जो रहने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कितने पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, उसके ऊपर ये इंडेक्स रिलीज़ की गई। और हम जो है वो बॉटम में 30% हैं। ओके, 179 कंट्रीज़ का डाटा लिया गया। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स यहाँ पर रिलीज़ की गई। 2 इंस्टीट्यूट हैं स्वीडन के, जर्मनी के, उन्होंने इसको रिलीज़ किया। इंडिया स्कोर्ड लोएस्ट कैंपस इंटीग्रिटी, कैंपस इंटीग्रिटी में इंडिया का स्कोर लो है, विच मीजर्स द एक्सटेंट टू विच द कैंपसेज आर फ्री फ्रॉम पॉलिटिकली मोटिवेटेड सर्विलेंस। कैंपसेज के अंदर पॉलिटिकली मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, इस चीज़ के लिए इंडिया जो है वो सबसे नीचे है। मतलब इंडिया में जो कैंपस सिस्टम है, ओके, वहाँ पर लोग जो है वो ज़्यादा पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, फ्री नहीं है पॉलिटिकली मोटिवेटेड सर्वे उससे, स्ट्रक्चर से। ओके, तो ये चीज़ थोड़ी सी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा ताकि बच्चों की ऑटोनॉमी बनी रहे, छात्र एक तरफ ध्यान लगाएं, एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान लगाएं, ना कि पॉलिटिक्स की तरफ। तो इंडिया की रैंक इसमें पीछे है। इसके अलावा जापान ने इंडिया को कहा है कि हम आपको $10 बिलियन का सपोर्ट जो है वो यहाँ पर देंगे, ताकि आप एनर्जी ट्रांजिशन जो सिस्टम्स हैं उनको यहाँ पर लगा सको, ताकि क्लीन एनर्जी की तरफ इंडिया यहाँ पर मूव कर सके। और इसके लिए जापान ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, दैट इज़ कॉल्ड द एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंदर बेसिकली जापान कुछ साउथ एशियन कंट्रीज़ जो कि 10 हैं, ओके, 10 जो आसियान कंट्रीज़ हैं, जिनको हम आसियान कंट्रीज़ भी कहते हैं, उनमें एनर्जी का ट्रांजिशन करने में मदद करेगा। एनर्जी का ट्रांजिशन मतलब हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर्स से रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। तो याद रखना ये इनिशिएटिव किसका है, जापान का इनिशिएटिव है, 2021 में जापान ने शुरू किया था। इंडिया ने फरवरी 2023 सबसे गर्म रही, ओके, फरवरी 2023 वार्मेस्ट एवर रही 1901 से लेकर के अगर हम देखें पिछले 120-125 सालों में, तो आपको पता चलेगा कि फरवरी इतनी गर्म कभी भी नहीं रही जितनी इस साल देखने के लिए यहाँ पर मिली। इसके अलावा आगे बात करें तो सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर, उसने क्या किया है कि जो मैरियन बायोटेक है, उत्तर प्रदेश में बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया क्योंकि ये कफ सिरप बनाते थे डॉक 1, ओके, और इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं मिली, स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं हुई, एडल्टरेटेड के भी केसेस देखने के मिले। और ये सब स्क्रूटनी तब हुई जब जो कफ सिरप है उसको ट्रांसपोर्ट किया गया था उज्बेकिस्तान में, और वहाँ पर 18 बच्चों की डेथ यहाँ पर हो गई। तो उस चीज़ को देखते हुए, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए इसका लाइसेंस जो है वो रद्द किया गया है। आगे लिखा हुआ है ट्रेडिशनली योर्स, तो इसमें हम बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं हम मिलेट्स की। मिलेट्स आपको पता है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम इनको क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड वेराइटीज़ इनकी तैयार कर रहे हैं जो कि ट्रेडिशनल वेराइटीज़ की तुलना में उतनी अच्छी नहीं हैं। ओके, तो इसी चीज़ के ऊपर आर्टिकल यहाँ पर निकल कर के आता है। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशन ने। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट्स का ग्लोबली, और इसी वजह से हम इसके जो बेनिफिट्स हैं लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें
तो सीरियल क्रॉप्स द कंट्री स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम द पुश फॉर द सीरियल क्रॉप विच इज रिसेंट ईयर हैव रिकॉग्नाइज्ड अटेंशन लॉस्ट टू व्हीट एंड पैडी सिंस द ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद व्हीट की और पैडी की जो कल्टीवेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, लेकिन हाल ही में देखने के लिए मिला है कि उसमें जो कमी है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। व्हीट का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन धीरे 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 जो है वो कम भी होता चला जा रहा है, और इसके पीछे का कारण क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से वेदर पैटर्न्स चेंज होते हैं। इस साल भी आप देखिएगा कि व्हीट का पैटर्न जो वो प्रोडक्शन है वो लो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अनसीजनल रेन्स इन द मंथ ऑफ मार्च जो है वो देखने के लिए मिली। ओके, उत्तर प्रदेश वगैरह के रीजन्स में। तो ऐसे सब ट्रेंड्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम मिलेट्स के एक्सपोर्ट, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दे रहे हैं, प्रोडक्टिविटी पर भी ध्यान दे रहे हैं। 2018 में इंडिया ने अपना खुद का नेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया। नेशनल ईयर ऑफ मिलेट के साथ हमने मिलेट्स को कहा कि मिलेट्स जो है वो क्या है, न्यूट्रीसीरियल्स हैं। न्यूट्रीसीरियल्स मतलब इनके अंदर में न्यूट्रिशनल जो प्रोफाइल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। कंट्रीज़ में फार्मर्स ने इसके प्रोडक्शन को करना शुरू किया, 2018-19 से इसका प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हुआ। ओके, और धीरे धीरे हम जो है वो इनसे हाइब्रिड वैरायटीज़ की तरफ यहाँ पर चलती है। तो हाइब्रिड वैरायटीज़ का मतलब ये है कि मिलेट्स के अंदर में आप और ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू को ऐड कर देते हैं, या हाइब्रिड वैरायटी तैयार करते हैं जो कि सुपर न्यूट्रिशियस फूड जो है वो यहाँ पर तैयार करती हैं। तो ये जो हाइब्रिड क्रॉप्स हैं इनका यूज़ जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगा। ओके, और कुल मिला के अगर हम बात करें, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन से हम जो है वो एक तरीके से फूड सिक्योरिटी को हासिल कर लिए, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को हासिल नहीं कर पाए। तो उस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को हासिल करने के लिए ही हम मिलेट्स की तरफ यहाँ पर अब मूव करना शुरू किए हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार ने शुरू किए हैं जिससे कि हाई यील्डिंग वेराइटीज़ या डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटीज़ मिलेट्स की तैयार की जा सकें। इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स भी चलाएं, जैसे कि प्रोजेक्ट ऑन इंटेंसिफाइड रिसर्च ऑन कॉटन, ऑयलसीड एंड मिलेट्स एस्टेब्लिश किया गया था 1958 के अंदर। ऐसे ही ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मिलेट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है 1965 में चलाया था। और भी इस तरीके के प्रोग्राम यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि हाइब्रिड वैरायटी अगर आपको मिलेट की तैयार करनी है तो वो सिर्फ उन्हीं मिलेट्स में डेवलप हो सकती है जिनके ग्रेन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। लार्ज ग्रेन मेजर मिलेट्स के अंदर में ही हाइब्रिड वैरायटीज़ डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि उन्हीं में ही पॉलिनेशन पॉसिबल है। तो ये पॉइंट जो है वो याद रखना, क्योंकि इसी तरीके के पॉइंट जो हैं वो प्रीलिम्स के अंदर में निकल करके आ सकते हैं। लार्ज ग्रेन्ड मेजर मिलेट्स के अंदर में ज्वार आ जाता है, बाजरा आ जाता है, ये सब कुछ मोटे अनाज जिनको हम कहते हैं ना, बड़े साइज़ के इनके ग्रेन्स जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। तो उनमें हाइब्रिड वेराइटीज़ जो हैं वो पॉसिबल होती हैं। इसके अलावा डाउन टू अर्थ ने एनालिसिस किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN, इसके डाटा को यहाँ पर एनालाइज किया और इन्हें पता चला है कि द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिलेट्स हैव डिक्लाइंड बिटवीन 1980s एंड 2010। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मिलेट्स की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी जो है वो कम होती चली जा रही हैं। इसके पीछे के रीजंस खुद ही सोचिए। सॉइल के अंदर में जो उनकी सॉइल प्रोडक्टिविटी है या सॉइल हेल्थ है वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का जो एक्सपेंशन है वो देखने के लिए मिल रहा है। ओके, लैंड यूज़ चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, अनसीजनल जो वेदर पैटर्न्स है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। सब रीजंस जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से मिलेट्स की न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ के अंदर में डिक्लाइन को शो कर रहे हैं। अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना, इसमें नीचे सब लिखा हुआ था कि कौन से मिलेट के अंदर में कितने लेवल किस चीज़ के कम हो गए या किस चीज़ के ज़्यादा हो गए। तो वो सब चीज़ों पे हमें ज़्यादा नहीं जाना, बट ठीक है, एक दो पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है। और इसके अलावा अगर हम ध्यान देखें तो पिछले कई दशकों में मिलेट्स पर रिसर्च की गई है, लेकिन रिसर्च करने के साथ हमने उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है उन पर ज़्यादा रिसर्च नहीं की। हमने सिर्फ उनकी यील्ड को बढ़ाने की कोशिश की। इफ़र्ट्स ऑन इंक्रीजिंग यील्ड विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑन द न्यूट्रिशन इज़ नॉट नीड इन टाइम। तो रिसर्च जो है वो हमने ज़्यादातर यील्ड बढ़ाने में की, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमारे पास फूड बहुत है लेकिन न्यूट्रिशियस फूड हमारे पास कम है, तो हमें हाई यील्ड की तरफ ध्यान थोड़ा सा कम करके, हाइब्रिड वैरायटीज़ की तरफ ध्यान को कम करके हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स को कंज्यूम करें और उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को बढ़ावा दिया जाए। अब अगर हम बात करें तो बहुत सारे मिलेट्स ऐसे भी हैं जिनको ट्रेडिशनल जो कम्युनिटीज़ हैं
वो यहाँ पर ग्रो करती हैं। ओके, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ की अगर हम बात, जैसे कि लिखा हुआ है कि सम मिलेट्स आर स्टिल प्रोटेक्टेड एंड यूज्ड बाय द कम्युनिटीज़, तो ये कम्युनिटीज़ इनको प्रोटेक्ट करती हैं। कम्युनिटीज़ के अंदर में ये जो प्रोटेक्शन है ये इनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को सलामत रखता है। ओके, जैसे कि फार्मर्स इन उड़ीसा स्टिल ओनली कल्टिवेट ट्रेडिशनल वेराइटीज़। ओके, तो उड़ीसा के फार्मर्स अभी भी ट्रेडिशनल वैरायटी उगाते हैं, हाइब्रिड वैरायटी नहीं उगाते। तो आपको कुल मिलाकर के हाइब्रिड और ट्रेडिशनल वैरायटीज़ में अंतर एक तरीके से दिखाई दे रहा होगा। However, some crops are getting lost with the change in the cultivation practices। कुछ जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर में चेंजेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे सीकिया नाम की क्रॉप है। ओके, ये जो बैगा ट्राइब है मध्य प्रदेश की, वो खूब खाती थी इस क्रॉप को, लेकिन अब धीरे धीरे डिसअपियर हो गई है। ओके, तो इनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, इन वेराइटीज़ को प्रमोट करना ज़रूरी है, ताकि रियल बेनिफिट मिले कम्युनिटीज़ को भी और लोगों को भी, उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी यहाँ पर बढ़े। तो डेट इज़ द आर्टिकल। मिलेट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। इसके बाद आगे बात करें तो लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और चॉपी वाटर्स। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और लिखी हुई है, क्राइसिस। इसका क्या मतलब है भाई? तो आर्टिकल के अंदर बात की गई है यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस की। 50 सालों में ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस अब तक आयोजित नहीं की गई, और ये पहली बार हुआ है कि फ्रेश वाटर के ऊपर यूएन ने ये वाटर कॉन्फ्रेंस 50 साल बाद ऑर्गेनाइज की है। ओके, लगभग 50 साल तक इस तरीके की कोई कॉन्फ्रेंस जो है वो नहीं हुई है, और ये सब बात जो है मैं यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने सिर्फ पढ़ी है, कुछ नहीं किया। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी चीज़ों की समझाने की। तो एक होता है कंसेप्ट प्लेनेटरी बाउंड्रीज़ का। प्लेनेटरी बाउंड्रीज़ का कंसेप्ट ये बताता है कि हर एक नेचुरल चीज़ की एक हद होती है। ओके, एक बाउंड्री होती है, उससे ज़्यादा आप उसको स्ट्रेच नहीं कर सकते। जैसे वाटर, फ्रेश वाटर लिमिटेड है अपने पास, तो उसको हम उससे ज़्यादा यूज़ ना करें, लेकिन हमने वाटर के लिए प्लेनेटरी बाउंड्री को तोड़ दिया है। वी हैव ब्रीच द प्लेनेटरी बाउंड्रीज फॉर द वाटर। इवन वी हैव ब्रीच द प्लेनेटरी बाउंड्री फॉर द नाइट्रोजन यूज ऑल्सो। ओके, मतलब और भी चीज़ें हैं जिसके लिए हमने प्लेनेटरी बाउंड्री को जो है वो ख़त्म किया है। ओके, बट फिलहाल हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो गई है, डिमांड ज़्यादा हो गई है, और यूज़ जो है वो भी ज़्यादा हो गया है। तो दिस इज़ द ब्रीच ऑफ प्लेनेटरी बाउंड्री, और इसका मतलब ये है कि अब हम रेड जोन में चल रहे हैं। ओके, ग्लोबल डिमांड फ्रेश वाटर की बढ़ रही है, और 2030 तक उम्मीद है कि 40% से और बढ़ जाएगी। कुछ दुनिया के पार्ट्स तो ऐसे हैं जहाँ पर क्लाइमेट चेंज के कारण जो 80% इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज के, वो वाटर पर पड़ते हैं। इसकी वजह से वाटर क्राइसिस देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 193 कंट्रीज़ के साथ में मिलकर के यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस 22 से 24 मार्च के बीच आयोजित की है। ओके, तो अगर हम बात करें इसके अंदर कि और क्या जानकारी हम यहाँ से ले सकते, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, आपको पता होना चाहिए कि करंट सिनेरियो में क्या जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो वाटर से रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी हासिल करने हैं। उसके लिए ये जो यूएन की कॉन्फ्रेंस है, इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि भाई ये कुछ करेगी। और जो हमारा वाटर एक्शन डिकेड है 2018 से 2028 का, उसका भी मिड टर्म रिव्यू एज अ मीटिंग यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो मतलब हमने 2018 से 2023 तक क्या क्या काम किए 5 सालों में, तो आगे के जो 3-4 साल हैं उसमें भी क्या काम करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर हो जाएगा। मेजर फोकस 5 चीज़ों के ऊपर होगा: वाटर फॉर हेल्थ, वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड एनवायरनमेंट, वाटर फॉर कॉपरेशन एंड वाटर फॉर एक्शन डिकेड, वाटर एक्शन डिकेड। इन चीज़ों पर जो है वो फोकस इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर में करा जाएगा। और कंसेप्ट पेपर हाईलाइट करेगा कि क्लाइमेट चेंज के, अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ के, पुअर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के, ये जो की फैक्टर हैं, मतलब इनकी वजह से जो है वो वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी अफेक्ट यहाँ पर हो रही है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट डू नॉट रिकॉग्नाइज बॉर्डर्स, तो हमें बॉर्डर्स के पार जाकर के इस चीज़ को करना होगा। मतलब क्या है कि ट्रांस बाउंड्री जो कोऑपरेशन है उसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ जाती है, क्योंकि बहुत सारा जो ग्लोबल फ्रेश वाटर की सप्लाई है वो ट्रांस बाउंड्री बेसिन्स में देखने के लिए यहाँ पर मिलती है, जो कि लगभग 153 कंट्रीज़ के द्वारा शेयर किया जाता है। तो उसमें हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है फ्रेश वाटर के लिए, और इसकी क्राइसिस से निपटने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, एडेप्टेशन की, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की, इन चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। अब हम देखेंगे अगली मैगजीन्स के अंदर में कि किस तरीके से इसके क्या क्या आउटकम्स जो है वो निकल करके आते हैं। आगे बात करते हैं, अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है लॉस्ट ऑफ अ लिजेसी। इसमें बेसिकली बात की जा रही है महोबा के
जो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर महोबा डिस्ट्रिक्ट है, ओके, वहाँ पर जो बीटल लीफ है उसकी कल्टीवेशन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसका जो प्रोडक्शन है और इसका जो प्रोडक्शन है स्पेशली इस टाइम 70% से कम यहाँ पर हुआ है। तो क्या है कैसे है थोड़ी सी डिस्कशन उसके ऊपर यहाँ पर करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं महोबा के अंदर में बीटल लीफ की कल्टीवेशन की, और इसमें दो बड़ी प्रॉब्लम आ रही हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट जिसकी वजह से कभी हीट वेव, कभी कोल्ड वेव, कभी एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन की कंडीशन देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा इसकी जो इनपुट कॉस्ट है, मतलब इसको उगाने के लिए जो इनपुट चाहिए उसकी कॉस्ट जो है वो भी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, ओके। तो ये काफ़ी दिक्कत यहाँ पर है। और उत्तर प्रदेश की ये वैरायटी है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है 2021 में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी एक वैरायटी भी है जिसका नाम है देशावरी वैरायटी, और ये यूनिक वैरायटी है, इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन 2021 में मिला हुआ है, ओके। तो बीटल लीफ है, बीटल लीफ है, इसको हम बारेजा भी कहते हैं, ओके, बारेजर भी कहते हैं। और इसका जो कल्टीवेशन है वो कम हुआ है। इतनी सी बात मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की। अगर हम बात करें आगे तो बीटल लीफ अरेका नट के साथ और अदर कुछ और मसाले कॉन्डिमेंट्स इन सब के साथ माउथ फ्रेशनर के रूप में इंडिया में काफ़ी यूज़ किया जाता है। लोग पान खाते हैं उसके अंदर में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ओके। उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है, ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब उत्तर प्रदेश के महोबा में इसकी खास वैरायटी उगती है, दैट इज़ कॉल्ड द महोबा देशावरी वैरायटी, ओके। जो कि इसकी एक अलग फ्रेगनेंस होती है और लोगों को जो है वो इससे आनंद की प्राप्ति जो है वो यहाँ पर होती है। 2021 में इसको जीआई टैग यहाँ पर मिल गया था। महोबा देशावरी पान को 2021 में इसको जीआई टैग यहाँ पर मिल चुका है। अब इसके साथ प्रॉब्लम, अब ये जो दी गई हैं ये सब इसकी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ हैं कि भाई बीटल लीफ है तो वो 6 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 45 डिग्री से एबव टू मच रेन और टेम्परेचर बिलो 6 डिग्री इनको डिस्ट्रॉय कर देता है। टेम्परेचर रेंज बता दी इन्होंने 6 से 45 डिग्री की होनी चाहिए। हाईली प्रॉफिटेबल क्रॉप है और हार्वेस्टिंग जो है वो हर महीने कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये मुझे नहीं लगता इतना काम की चीज़ है, लेकिन फिर भी जो है वो जो दिया हुआ है थोड़ा सा पढ़ पढ़ा करके छुट्टी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रोडक्शन और एरिया कितनी तेज़ी से डिक्लाइन हुआ है। पूरा देखने की ज़रूरत नहीं कि भाई कितना उगता था कितना नहीं उगता था, बट ट्रेंड ध्यान में रखो कि ये चीज़ें गिरी हैं, ओके। 95% से रिड्यूस यहाँ पर हुआ है इसका प्रोडक्शन। और इसकी जो कॉस्ट है, इसमें जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं लाइक बम्बू है, ग्रास है, बायर है, सीड है, लेबर है, सोयल है, उन सब की कॉस्ट भी 20 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इनपुट कॉस्ट राइजिंग और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दोनों ही इसके पीछे का कारण है कि ये महोबा की जो वैरायटी है इसमें प्रोडक्शन कम हुआ है। हालांकि सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी सारी स्कीम्स भी चलाई हुई हैं, ओके। अकेले महोबा के लिए नहीं, बट लिखा हुआ जैसे कि पान प्रोत्साहन योजना है। पान प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर 2018 में शुरू की गई थी, ओके। इसके अंदर में जो फार्मर को बारेजा यानी कि यही बीटल लीफ उगाने के लिए जितनी भी कॉस्ट लगेगी उसका 50% जो है वो इसके अंदर में कवर कर लिया जाएगा। बट बेनिफिट जो है वो, बट इट ओनली बेनिफिट्स दोज हु ओन द लैंड। तो जिनकी ज़मीन है उनको बेनिफिट मिलते हैं, जो किसी प्राइवेट लैंड पर उगा रहे हैं या फिर लीज पर लेकर के उगा रहे हैं उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो ये सब कुछ चिंता है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है कि बीटल लीफ जो है उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर में भी कवर किया गया है। 2021 में इस काम को किया गया था। तो मतलब इसमें वही है ना कि आपको इंश्योरेंस मिलेगा अगर कोई कह सकते हैं कि डिज़ास्टर यहाँ पर हो जाता है आपकी क्रॉप के साथ में। बट लिखा हुआ है कि नॉट अ सिंगल बीटल लीफ ग्रोवर हैज़ रिसीव्ड रिलीफ अंडर द स्कीम, ओके। तो मतलब रिलीफ मिल नहीं रहा है, हालांकि स्कीम्स के अंदर में इन चीज़ों की बात यहाँ पर हो रही है। बट नथिंग हैज़ द मेटेरियलाइज सो फॉर द एफर्ट टू गेट जीआई टैग हैज़ बीन इन बेन। तो जीआई टैग तो मिल गया लेकिन उसको बचाए रखना जो सर जिम्मेदारी होती है वो पूरी नहीं हुई। जीआई टैग का मिलना बर्बाद हो गया। ये सब बातें की गई हैं। खैर हमें आर्टिकल में इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत हमें नहीं थी, ओके। नाउ कम्स द मेन आर्टिकल, ओके। और मेन आर्टिकल के अंदर में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है डिस्टर्ब्ड। और इस डिस्टर्ब्ड आर्टिकल के अंदर में स्पेशली बात की गई है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। एक तो वो पहले से ही डिस्टर्बेंस है और ऊपर से उसको और ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है कुछ फैक्टर्स के द्वारा, जिनकी बात हम इस आर्टिकल में करने वाले हैं, ओके। नाउ जितना ज़रूरी है उतना पढ़ेंगे। एक प्रीलिम्स का सोल्व्ड क्वेश्चन भी यहाँ से जो है वो निकाला है, इस मैगज़ीन में नहीं है, इसको मैं अलग से डालूंगा, ओके। उसको अलग से जो है वो
कम्युनिटी टैब के अंदर डाला जाएगा, ओके, उसको देखेंगे। और आर्टिकल अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि चांसेस इसके आने के भी बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर में पिछले 3 सालों से विंटर ऐसी रही नहीं जैसी कि होनी चाहिए थी। कंडीशन लानीना की वजह से ऐसा देखने के लिए मिला। मॉनसून जो हैं वो भी उतने ज़्यादा ताकतवर नहीं रहे जितने कि होने चाहिए थे। अनयूजुअली ड्राई और हॉट देखने के लिए मिले। विंटर में अगर हम देखें तो दिसंबर में गर्मी पड़ रही है, कोई दुख भी है, ओके। तो ऐसी सब चीज़ें जो हैं वो इंडिया के अंदर में देखने के लिए मिल रही हैं। दिस कॉल्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, ओके। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर में लगभग 30% कम रेनफॉल हुई, ओके, इन द सीजन। सो 83% रेनफॉल डेफिसिट इन ओवरऑल, मतलब एनुअल डेफिसिट, ओके। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि ये सिचुएशन देखने के लिए मिली। इसके अलावा आफ्टर ए नियर नॉर्मल जनवरी नॉर्मल रही, फरवरी में सारे रिकॉर्ड टूट गए और ये हॉटेस्ट रही सिंस 1901, जैसा कि मैंने अभी पहले भी एक शॉर्ट न्यूज़ के अंदर में इसको पढ़ाया। तो फरवरी 1901 से लेकर के सबसे ज़्यादा गर्म फरवरी जो है वो रही है। नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर में 76% रेनफॉल डेफिसिट देखने के लिए मिला है। मेन फोकस हमारा इस टाइम किस रीजन पर है? तो रीजन इज़ नॉर्थ वेस्ट रीजन। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट रीजन इम्पैक्ट होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, वहाँ पर रेनफॉल होनी चाहिए लेकिन रेनफॉल डेफिसिट जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो एबनॉर्मल विंटर्स हैं और 2020-21 से देखने के लिए मिल रही हैं, इसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अंदर में जो चेंजेस हो रहे हैं वो इसके पीछे का कारण है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? कुछ भी नहीं है, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो कि ओरिजिनेट होता है मेडिटेरियन रीजन में, 9000 किलोमीटर इंडिया की तरफ चलता है और इंडिया के अंदर में आकर के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भारी बारिश विंटर रेंज करता है, ओके। इसकी वजह से क्या है कि लोग अपनी रावी क्रॉप्स उगाते हैं, ओके। हिमालयन रीजन्स में बारिश होती है, स्नो पड़ती है, जिसकी वजह से जो है वो नॉर्थ ईस्ट की जो रिवर्स हैं उनमें फ्लो मेंटेन रहता है और जो हिमालयन ग्लेशियर है उनका रीजनरेशन भी यहाँ पर होता रहता है, ओके। इसको इंडिया तक लाने का काम कौन करता है? तो दैट इज़ द वर्क ऑफ सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो अपर एटमॉस्फेयर विंड है और ये जो है वो इंडिया के ऊपर, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर जो है वो मूव करती है और इसमें जो स्पाइरल्स हैं उसकी वजह से ये सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है। अभी पूरा डिटेल में इस चीज़ को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मॉइस्चर कहाँ से लाता है? मेडिटेरियन सी से, ब्लैक सी से, कैस्पियन सी से, ओके। ईरान के ऊपर से होते हुए, अफगानिस्तान के ऊपर से होते हुए वेस्टर्न हिमालयाज़ को हिट करता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा बारिश हिमालयाज़ और इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स हैं वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, ओके। मतलब एक तो बारिश जब वेस्टर्न हिमालय हिट होंगे तो सिंपल सी बात है कि जो आपका रीजन है नॉर्थ वेस्ट वाला, ओके, तो वहाँ पर तो बारिश यहाँ पर होगी होगी कि लाइक पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इन सब में तो बारिश जो है वो कॉमन है, देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा अगर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिल गया तो हिमालयाज़ को पार करके नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी बारिश कर सकता है, नेपाल में स्नोफॉल कर सकता है और ईस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर में ये पहुँच जाता है, ओके। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से इस पर्टिकुलर पेज से मुझे नहीं लगता कुछ काम की चीज़ है। एक पॉइंट ये काम का है, ये पॉइंट मैं अभी डिस्कस करूँगा, ओके। आगे पूरा दिया हुआ है इस पॉइंट को भी। इस पॉइंट में बेसिकली ये बताया गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करें तो दिसंबर से लेकर के मार्च तक लगभग 4 से 6 बार बारिश पड़नी चाहिए तेज़ वाली नॉर्थ वेस्ट रीजन में। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये बारिश जो है सिर्फ 3 बार यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिल रही है जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ओके। तो ये चीज़ जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अ माइग्रेटिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज प्रिसीडेड बाय वार्म मॉइस्ट एयर एंड इज फॉलोड बाय कोल्ड ड्राई एयर। दिस कीप्स द टेम्परेचर वार्म इन द पीक विंटर मंथ्स इन दिसंबर जनवरी एंड स्टॉप द टेम्परेचर फ्रॉम द राइजिंग फरवरी एंड मार्च। इसका भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं। अब हम जो है वो आगे चलते हैं और कुछ अगली चीज़ों की तरफ ध्यान देने की कोशिश करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैगज़ीन की, वो अब आपको देखने के लिए मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो स्ट्रॉन्ग तो इंडिया के ऊपर रहा नहीं पिछले 3 सालों में। कैसा रहा है? वीक रहा है। इस वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के होने के कुछ रीजंस आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और उन रीजंस की जो है वो बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ।
सबसे पहले बात कर लेते हैं लानीना की। पिछले 3 सालों में इंडिया में लानीना कंडीशन रही हैं, सिंपल सी बात है। ओके, तो लानीना कंडीशन आपको पता है, अल्नीनो सदर्न ओसिलेशन का लानीना, अल्नीनो लानीना 2 फेज़ होते हैं। तो इसमें लानीना जो फेज़ है वो जो आपकी हॉट ट्रॉपिकल एयर होती है, हॉट ट्रॉपिकल एयर जो होती है उसके टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। और ये जो हॉट ट्रॉपिकल एयर है ये टेम्परेचर ग्रेडियंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में टेम्परेचर का चेंज होगा तो एयर जो प्रेशर सिस्टम है वो भी चेंज यहाँ पर होगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर ग्रेडियंट में भी फ़र्क आता है। तो इस चीज़ को याद रखना कि अगर लानीना है तो लानीना की वजह से जो ट्रॉपिकल एयर है वो कूल्ड हो जाएगी। कूल हो जाएगी तो वो टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं हो पाएगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं हो पाएगा तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वीक होगा। ओके, तो पिछले 3 सालों से यही काम हो रहा है। लानीना की वजह से जो कह सकते हैं कि एक टेम्परेचर ग्रेडियंट बनना चाहिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फॉर्मेशन के लिए, वो नहीं बन रहा, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, वीक है। एक पॉइंट आपको क्लियर समझ में आया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वीक होने का कारण लानीना की कंडीशंस हैं। अल्नीनो होता तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रोंग होता। ओके, तो दैट इज़ द पॉइंट, इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज़ आ जाती है नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन। नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन क्या है भाई? नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक है आपका आइसलैंड और दूसरा है आपका एजोर्स हाई। ओके, एजोर्स हाई के बारे में मैंने आपको पहले भी डाउन टू अर्थ के अंदर भी पढ़ाया, खैर अभी भी डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो आइसलैंड अपने आप में एक आइलैंड रीजन है और एजोर्स जो है वो भी अपने आप में एक आइलैंड है। ओके, तो जो आपके कह सकते हैं कि एजोर्स है, आइलैंड है, उसके ऊपर का प्रेशर सिस्टम होता है हाई प्रेशर सिस्टम, और जो आइसलैंड है उसके आसपास का रीजन होता है लो प्रेशर रीजन। ओके, तो हाई प्रेशर सिस्टम और लो प्रेशर सिस्टम दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस है। ओके, उस प्रेशर डिफरेंस के कारण में टेम्परेचर डिफरेंस भी होगा, और उस टेम्परेचर डिफरेंस के साथ साथ आप देखोगे कि जितनी भी विंड्स यहाँ से सर्कुलेट करेंगी, लाइक जेट स्ट्रीम वगैरह है या कुछ भी है, उस पर भी इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ेगा। अब इसकी बात यह है कि अगर ये निगेटिव हुआ तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। पॉइंट याद रखिएगा कि अगर नॉर्थ एटलांटिक ओसिलेशन निगेटिव हुआ तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। निगेटिव होने से रिड्यूस हो जाती है, पॉजिटिव होगा तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रॉन्ग होगा। दैट इज़ द पॉइंट, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, भाई मेडिटेरियन से लेकर के इंडिया के अंदर में इसको लाने का काम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का ही यहाँ पर है। और ये जेट स्ट्रीम जितनी स्ट्रॉन्ग होगी इंडिया के अंदर में उतना ही रेनफॉल इवेंट देखने के लिए मिलेगा। तो इस समय अगर हम बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को इंडिया के अंदर लाने का काम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का है। जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रही है, इज शिफ्टिंग नॉर्थवर्ड ड्यूरिंग द विंटर, जिसकी वजह से विच रिड्यूसेस विंटर प्रेसिपिटेशन इन नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। अब आप ध्यान में रखिएगा कि ये जितनी इंडिया से ऊपर शिफ्ट होगी इंडिया के अंदर बारिश होगी ही क्यों भाई? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया के अंदर आएगा ही नहीं अगर ये नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगी तो, लेकिन अगर ये साउथवर्ड शिफ्ट होगी तो इंडिया के अंदर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। पहले क्या होता था कि विंटर में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर ही रहती थी, लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज के कारण ये ऊपर शिफ्ट हो जा रही है इंडिया से ऊपर तिब्बतन प्लेटू की तरफ, जिसकी वजह से इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आता। तो याद रखिएगा कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना इंडिया में वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कारण बन जाता है। दैट इज़ द पॉइंट, याद रखिएगा इसका। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है भाई? विंटर के महीने में जो बात करें कि देर आर मतलब नॉर्थ वेस्ट रीजन में हमें जो बारिश दिखनी चाहिए लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग बारिश देखने के लिए नहीं मिली, तो दिस इज़ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसके अलावा आर्कटिक वार्मिंग भी इसके पीछे का एक कारण है, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वीक नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आर्कटिक वार्मिंग की वजह से जो पोलर जेट स्ट्रीम है वो और ज़्यादा वेवियर हो जा रही है। वेवियर मतलब उसके अंदर में जो साइनस मूव हैं वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ मर्ज ना हो जाए। तो इसकी वजह से क्या है कि जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होती है और प्रेसिपिटेशन रिड्यूस करती है। इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। मुझे नहीं लगता कि दोबारा इसको अभी बोलने की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, एक बार फिर से चीज़ों को सुनने की कोशिश करें। हालांकि इसकी पूरी थ्योरी मैंने अभी आगे फिर से डाली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्नोफॉल का भी एक इम्पोर्टेंट प्राइमरी सोर्स है। मैंने जैसा कि बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में तो रेनफॉल होगी, लेकिन हिमालयन और तिब्बतन रीजन के अंदर में
स्नोफॉल देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी, जिसकी वजह से हिमालयन ग्लेशियर जो हैं उनका रीजनरेशन विंटर के दौरान होता है। और इन ग्लेशियर से बहुत सारी जो रिवर्स हैं लाइक गंगा, इंडस, यमुना, इन सबको पानी भी मिलता रहता है, यानी कि ये भी जो है वो रिवर फीडिंग का काम यहाँ पर जो है वो चलता रहता है। इसके अलावा दिसंबर, विंटर के जो 4 महीने हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्या रहा उसके बारे में बताएं। 4 से 6 भारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने थे, लेकिन देखने के लिए नहीं मिले। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक स्पाइरल शेप होता है, जिसमें जो नीचे का एरिया होता है वो लगभग मतलब नीचे का एरिया बहुत ज़्यादा नैरो होता है, और जो ऊपर का एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वाइड माउथ होता है। तो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। ओके, तो दिस इज़ अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। वाइल द स्टॉर्म सिस्टम ओकर्स थ्रू आउट द ईयर, वैसे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे साल का ही फिनोमिना है, लेकिन इंडिया में ये दिसंबर से अप्रैल के बीच में मूव करता है। वो मैंने आपको बताया कि क्यों, क्योंकि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम उस समय नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर यहाँ पर होती है। इस वजह से इंडिया के अंदर में विंटर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलता है। ये बात यहाँ लिखी हुई है कि बिकॉज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट दैम शिफ्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ टू द साउथवर्ड। ओके, तो ये थोड़े से पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर द जेट स्ट्रीम ट्रेवल्स फ्रॉम एबव द हिमालयन टू द तिब्बतन प्लेटू एंड द चाइना। ये 4-5 महीने तो इंडिया के ऊपर रहेगी, बाकी के जो 6-7 महीने बचे वहाँ पर चाइना और तिब्बतन प्लेटू के ऊपर यहाँ पर चली जाएगी। तो ये जो जेट स्ट्रीम है इसकी पोजीशन डिसाइड करेगी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर की साइड आएगा कि नीचे की साइड आएगा। तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है जेट स्ट्रीम की, ये किस हिसाब से बदलती है, सन की पोजीशन के हिसाब से। जेट स्ट्रीम नॉर्थ इंडिया के ऊपर अक्टूबर में अपियर होना शुरू होती है, जब मानसून चला जाता है उसके बाद धीरे धीरे फिर ये साउथ की तरफ आती है। विंटर के महीनों में इंडिया के अंदर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और फरवरी तक सदर्न मोस्ट पोजीशन में पहुंच जाती है। उसके बाद ये धीरे धीरे जो है वो सब कॉन्टिनेंट को मूव करते हुए वापस ऊपर की तरफ तिब्बतन प्लेट्यू पे और कह सकते हैं कि चाइना रीजन में जो है वो आ जाती है। तो ये थोड़ा सा फिनोमिना याद रखना कि कब कहाँ कैसे मूव इस वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद आगे चलें। या ये मैंने आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं, हालांकि मैं एक बार फिर से इस चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ कि फॉर द पास्ट 3 ईयर्स वर्ल्ड के अंदर लानीना का फेज़ रहा। लानीना जो है वो कूलिंग फेज़ है। कूलिंग फेज़ का मतलब ये है कि जो सी ओशन सरफेस टेम्परेचर है वो कूल होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट वीकन होगा, जिसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फॉर्मेशन कम होगा। हॉट ट्रॉपिकल एयर का टेम्परेचर रिड्यूस होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वीक हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखना। अल नीनो के दौरान ये इंटेंस होगा, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ एटलांटिक ओसिलेशन के कारण भी इन्फ्लुएंस होता है। मैंने आपको बताया कि एजोर्स जो आइलैंड है उनके ऊपर हाई प्रेशर सिस्टम होता है, और जो आइसलैंड है वहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम जो है वो होता है। तो ये प्रेशर का डिफरेंस, प्रेशर ग्रेडियंट देखने के लिए मिलता है। प्रेशर जो ग्रेडियंट है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट को डिफाइन करता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट चेंज होगा तो ये सिस्टम भी चेंज होगा। निगेटिव फेज में है इस टाइम, और इसकी वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में 20% तक की कमी फ्रिक्वेंसी में और 7% की कमी इंटेंसिटी में देखने के लिए मिलती है। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा ये एनुअल ट्रेंड दिखाएं कि कैसे फ्रीक्वेंसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कम हो रही है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि आर्कटिक वार्म होगा तो जो पोलार जेट स्ट्रीम है उसकी मूवमेंट बहुत तेज़ी से होने लगती है, वो स्पाइरल बहुत करने लगती है। इसकी वजह से ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के साथ मर्ज होने के चांसेस इसके बढ़ जाते हैं। जैसे ही ये मर्ज होगी, ये मर्ज होने के साथ आपकी नॉर्थ वर्ड शिफ्ट देखने के लिए इसका मिलता रहेगा। जैसे ही इसका नॉर्थ वर्ड शिफ्ट होगा, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन से गायब हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी हिमालयन और चाइना तिब्बतन प्लेट्यू की तरफ। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं, मर्जिंग भी बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा अब आगे क्या डिस्कस किया जाए, या यहाँ से भी कुछ पॉइंट्स निकल कर के आते हैं। और कुछ पॉइंट्स ये निकल कर के आ रहे हैं कि मैंने बताया आपको कि विंटर में जो जेट स्ट्रीम है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन के ऊपर रहनी चाहिए। ओके, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि दिसंबर में जो जेट स्ट्रीम है वो नॉर्थ वर्ड शिफ्ट हो जा रही है, जबकि इसको साउथ वर्ड शिफ्ट होना चाहिए था। द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ द नॉर्थ वर्ड शिफ्ट ऑफ द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न स्ट्रीम। दे आर मूविंग अ लिटिल बिट फर्दर अवे फ्रॉम द अरेबियन सी
सो दे हैव अ लिटिल लेस एक्सेस टू द मॉइस्चर चैनल। मॉइस्चर कहाँ से उठेगा? अरेबियन सी से उठना चाहिए, मेडिटेरियन से तो आ ही रहा है, उसकी वजह से ईरान अफगानिस्तान में थोड़ी बारिश हो जाती है, लेकिन फिर अरेबियन सी से पानी उठना चाहिए और फिर इंडिया के अंदर में जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना चाहिए। सच अ शिफ्ट नॉट ओनली रिड्यूसेस द चांस ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रीकिंग इंडिया बट ऑल्सो इंक्रीजेज द चांस ऑफ दैम कि वो हायर एल्टीट्यूड के अंदर पे बारिश करेगा। तो ये सिंपल सी बात है, नॉर्थ वर्ड मूव होगा तो तिब्बतन प्लेट्यू, चाइना, रशिया, वहाँ तक बारिश हो सकती है, ओके, लेकिन इंडिया में तो नहीं होगी। दिस कुड इनडायरेक्टली अफेक्ट द साउथ वेस्ट मानसून। इसकी वजह से मानसून सिस्टम भी अफेक्ट होता है, जो कि 80% इंडिया की रेनफॉल का कारण बनता है। स्नो रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द सनी रेज फॉलिंग ऑन इट एंड स्टॉप्स द लैंड फ्रॉम हीटिंग अप, जिसकी वजह से मतलब आप देखोगे कि स्नो जो यहाँ पर होगी उसकी वजह से सन की रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, इसको अल्बीडो इफेक्ट कहते हैं, जैसा कि हम पहले भी इन चीज़ों को जानते हैं। तो अल्बीडो के कारण आप देखोगे कि हीटिंग नहीं होगी और जो कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को पावर देने वाली टेम्परेचर सिस्टम है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अल्बीडो की वजह से जो 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 टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है पृथ्वी पर, ओके, क्योंकि ये रेस को वापस भेज देता है, रिफ्लेक्ट करने का काम यहाँ पर करता है। और चूंकि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुई है तो तिब्बतन प्लेट्यू में एक्सेसिव रेनफॉल, स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगी, ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इन द विंटर सीजन हैपेंस व्हेन इट मर्ज विद द पोलर जेट फ्रंट। तो आप समझ गए कि क्लाइमेट चेंज इससे कैसे रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज होगा, आर्कटिक वार्मिंग होगी, पोलार जो फ्रंटल जेट स्ट्रीम है वो और ज़्यादा बेवियर हो जाएगी, जिसके साथ वो मर्ज होने की कोशिश करेगी जो आपकी ट्रॉपिकल वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसके साथ, और उसके साथ अगर मर्ज हो गई तो इस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का जो पाथ है वो नॉर्थ वेस्ट ना रह करके ऊपर तिब्बतन प्लेट्यू और चाइना रीजन हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से विंटर में भी जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से अब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर नहीं है, वो अब ऊपर चली जा रही है, ओके। तो दैट इज़ द पॉइंट, थोड़ा सा यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा ये जैसा कि मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर अवॉइडिंग द विंटर्स, ओके, बट समर्स में ये जो है वो इंडिया को मूव करना शुरू कर देना है। ओइंग टू द वार्मिंग ऑफ आर्कटिक रीजन वी आर ऑब्जर्विंग दैट द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज मूविंग डाउनवर्ड इन द समर सीजन। ये उल्टा काम शुरू हो गया है, जो चीज़ विंटर में इंडिया पे आनी चाहिए थी वो अब समर में देखने के लिए मिल रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज रिड्यूस समर मानसून एंड पोस्ट मानसून पीरियड इंक्रीजेज द चांस ऑफ इंटरेक्टिंग विद साउथ वेस्ट मानसून और अदर जो सिस्टम है लाइक ट्रॉपिकल डिप्रेशन वगैरह, जिसकी वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा कि ट्रॉपिकल डिप्रेशंस का मतलब एक तरीके से साइक्लोनिक कंडीशन, ट्रॉपिकल साइक्लोनिक जो कंडीशंस हैं उन पर भी असर यहाँ पर पड़ेगा और उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जो चीज़ सीधे धरती पर जैसे ही मेनलैंड इंडिया पर आते ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी, ओके, वो चीज़ अब इंडिया के जो इंटीरियर पार्ट्स है वहाँ पर पहुँच जा रही है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन पर भी असर पड़ रहा है, किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसमें कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का समर में भी डाउनवर्ड मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है और वो इंटरेक्ट कर जाती है साउथ वेस्ट मानसून से, जिस पर नहीं पड़ना चाहिए इम्पैक्ट उस पर भी पड़ रहा है और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उस पर भी। अगर हम बात करें कि ट्रॉपिकल डिप्रेशंस कहाँ पर होते हैं, भाई सिंपल सी बात है कि पानी पर होते हैं, ओके, ओशन जो टेम्परेचर है वहाँ से हीट मिलती है उनको, राइज होते हैं और इंडिया की तरफ आना शुरू करते हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से आना शुरू यहाँ पर करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज इनकी हेल्प करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हेल्प देम लास्ट लॉन्गर एंड कोज हैवी रेनफॉल ओवर द पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो समर में जितने भी ट्रॉपिकल जो डिप्रेशंस बनेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनेंगे, उनकी इंटेंसिटी हाई हो जाएगी, क्योंकि अब समर में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया के ऊपर है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लेकर के आएगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मर्ज होता जाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स से, ट्रॉपिकल साइक्लोन से मर्ज होकर के वो मेनलैंड इंडिया में अंदर तक आ जाते हैं और ऐसा ही केस उत्तराखंड में देखने के लिए मिला। जून 2013 में 6000 लोग मारे गए। ऐसा ही केस मई 2021 में देखने के लिए मिला। साइक्लोन था तौकते, गुजरात में आते ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन दिल्ली तक आया और दिल्ली में भारी बारिश इसने यहाँ पर की, क्योंकि मैंने आपको रीज़न बताया ये रहा। देखो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इग्नोर मारने वाली हैं, वैसे बहुत जगह पर इग्नोर भी मार देते हैं, लेकिन ठीक है, जितना हमें निकल करके आ रहा है, जितना हमें समझ में आ रहा है, कम से कम उतना तो पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को
स्टॉप करते हैं। यहाँ पर आपको इतना ध्यान में रखना है कि भाई किस तरीके से क्लाइमेट चेंज का होना, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का चेंज होना, मतलब जो काम विंटर में होना चाहिए था वो समर में हो रहा है, जो समर में होना चाहिए था वो विंटर में हो रहा है, और उसके बाद उसका साउथ वेस्ट मानसून और ट्रॉपिकल डिप्रेशंस या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के साथ इंटरेक्ट होना, कैसे ये जो है वो मेनलैंड इंडिया के ऊपर फ्लड्स की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। ये सब चीज़ें लिंक हैं और इस तरीके से लिंक है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। इसके अलावा आगे बात करते हैं, क्लाइमेट के क्लियर कनेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कहना है कि जो डिजीज़ आउटब्रेक हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। डिजीज़ आउटब्रेक जैसे कि कोलेरा है, नाइजीरिया के अंदर में भी इस तरीके के कई सारे डिजीज़ आउटब्रेक देखने के लिए मिले हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिखा हुआ है। मलावी जैसी कंट्री के अंदर में 3 बड़े साइक्लोन आए और उन 3 साइक्लोन के आने के बाद वहाँ पर कोलेरा के केसेस जो हैं वो बढ़ गए। नाइजीरिया के अंदर में भारी फ्लड आए थे और उसके बाद वहाँ पर भी कोलेरा के केसेस जो हैं वो बढ़ गए। केन्या के अंदर में भारी ड्रॉट आए थे, उसके बाद वहाँ पर कोलेरा के केसेस बढ़ गए। अफ्रीका के अंदर में ऐसे बहुत सारे केस देखने के लिए मिल रहे हैं जहाँ पर पहले क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर आया और उसके बाद डिजीज़ का आउटब्रेक बढ़ गया। अफ्रीका के अंदर में इस तरीके के बहुत सारे केसेस हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट इवेंट्स नई नई डिजीज़ को ट्रिगर कर रहा है। बात समझ में आई आपको? तो ये पॉइंट इस पर्टिकुलर मैगजीन के अंदर में लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें तो बात अफ्रीका की है, अभी इसमें इंडिया का कोई लिंक नहीं है, तो थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ते हुए भी चलेंगे, जितनी काम की उतनी पढ़ेंगे। बहुत सारा डाटा दिया गया था उसको इग्नोर किया गया है, क्योंकि डाटा को इतना सारा पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ें चल रही हैं। मलावी के प्रेसिडेंट कौन है जानने की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। एक बारी पेंसिल चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ यही है कि कोलेरा के केसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से इमीडिएट चैलेंजेस आ गए अफ्रीकन नेशंस की तरफ कि भाई ये आउटब्रेक को कैसे रोका जाए, और इसके केसेस बढ़ने शुरू हो गए। अगर हम बात करें एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन की, तो ये वाटर को अगर या फूड है या वाटर है अगर वो कंटेमिनेटेड है विब्रियो कोलेरा से, तो ये कोलेरा के केसेस इस तरीके से बढ़ जाते हैं। मलावी में एंडेमिक है, 1998 में से केसेस आने शुरू हुए थे, फर्स्ट मेजर आउटब्रेक देखने के लिए मिला था। उसके बाद डिजीज़ जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसकी जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट है मलावी की, वहाँ वो फ्लड प्रोन थी, वहाँ पर भी इसके केसेस जो हैं वो बढ़ने शुरू हुए, और इस तरीके से आप देखोगे कि केसेस की संख्या बढ़ रही है। खैर हमें इतना अंदर इस आर्टिकल में नहीं जाना। WHO के हिसाब से देखें तो ये अब तक का डेडलीस्ट आउटब्रेक है कोलेरा का, और कंट्री की हिस्ट्री में इस तरीके का आउटब्रेक पहले कभी देखने के लिए नहीं मिला। जितने भी क्लाइमेट एनालिस्ट हैं उन सब ने पता लगाया है कि कोलेरा के केसेस का मॉनसून से, फ्लड से, साइक्लोन से कुछ ना कुछ रिलेशन तो यहाँ पर है। पिछले 1 साल में उन्होंने रीजनिंग के तौर पर यह चीज़ जो है वो पता की, और कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ भी इसके अंदर में की गई हैं। 3 साइड ट्रॉपिकल स्टॉर्म आए, उसके बाद कंट्री में केसेस बढ़े। ऐसा ही सेम काम मैंने बताया कि नाइजीरिया के अंदर हुआ, वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। मार्च 2017 में अगर आप देखें तो इतनी जगहों पर केसेस जो है वो निकल करके आ रहे थे। ओके, क्लाइमेट चेंज लिंक्ड डिजीज़ या डिज़ास्टर इनको यहाँ पर कहा जाएगा। और 2017 में सिर्फ इतने पॉइंट्स जहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पॉइंट्स सिर्फ इतनी जगह पर कुछ केसेस देखने के लिए मिल रहे थे। ओके, तो ये बात 2017 की है। अगर हम 5-6 साल आगे चले जाएं तो अब सिचुएशन है ये। तो आप देखो कि नंबर ऑफ़ डॉट्स इंक्रीज़ हुए हैं क्या नहीं। ओके, सीधा सीधा लिंक देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ भाई, नंबर ऑफ़ डॉट्स इंक्रीज़ हुए हैं। इसका मतलब ये है कि नए हब डिजीज़ के उभर करके आ रहे हैं, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम अब और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो एक कॉन्टिनेंटल पूरा इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, और इसके पीछे का कारण ये भी है कि भाई जो कोलेरा जैसी डिजीज़ हैं वो पूरे कॉन्टिनेंट को एक तरीके से कब्जे में ले रही हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी जो लोग हैं वो भी वल्नरेबल हो चुके हैं। और फोरकास्ट ये दिखाते हैं, IPCC वगैरह सब ये सजेस्ट करते हैं कि जो अफ्रीका है वो पूरी दुनिया से तेज़ गर्म हो रहा है। मतलब अगर पूरी दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, तो अकेले अफ्रीका का तापमान 3.6 डिग्री से यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो अफ्रीका इज़ वार्मिंग फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन एवरेज, जिसकी वजह से ये केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। रेनफॉल डिक्रीज़ हो रही है, सदर्न अफ्रीका ले हो चाहे नॉर्दर्न अफ्रीका ले हो। ओके, और रेनफॉल इंक्रीज़ हो रही है साहेल रीजन के अंदर में, जिसकी वजह से जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं, वाटर बोर्न डिजीज़ हैं, वो सब चीज़ें भी उभर करके आ रही हैं।
अब आप देख सकते हो कि जैसे मलेरिया का केस लें, मलेरिया क्या है कि एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है और कॉन्टिनेंट के अंदर में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अफ्रीका के अंदर में हाईएस्ट बर्डन ऑफ डिजीज़ देखने के लिए मिलता है मलेरिया का। ये सब बातें मलेरिया रिपोर्ट से की जा रही हैं जो कि WHO रिलीज़ करता है। ये सारा डाटा भी यहाँ पर दिया गया है, खैर हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। मलेरिया एपिडेमिक्स ऑफन ओकर आफ्टर द पीरियड्स ऑफ अनयूजुअल हैवी रेनफॉल। ठीक है, ये बात भी मैंने आपको मतलब ये चीज़ पता चली है कि ये क्लाइमेट इंड्यूस्ड कंडीशंस जो है वो पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से मलेरिया जो है वो फैलता है। क्लाइमेट चेंज होगा, रेनफॉल होंगी, ब्रीडिंग ग्राउंड्स जो है वो मॉस्किटोज़ के लिए होंगे जिसकी वजह से जो मलेरिया के केसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगे। तो इसे क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड फेवरेबल कंडीशंस फॉर द मलेरिया। ओके, तो ये टर्म है, ये ध्यान में रखना। और अनयूजुअल हैवी रेनफॉल की वजह से मलेरिया के जो इपिडेमिक्स हैं उसके केसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं कि मलेरिया के केसेस अफ्रीका के हाईलैंड में भी देखने के लिए मिल रहे हैं। इन एडिशन वार्मिंग इन द ईस्ट अफ्रीकन हाईलैंड्स इज अलोइंग मलेरिया कॉजिंग एनोफिलीज मॉस्किटो टू सर्वाइव इन हायर एल्टीट्यूड। तो एक रेंज से ऊपर मलेरिया के केसेस नहीं मिलने चाहिए, तो एल्टीट्यूड के बाद भी अब केसेस जो हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। मॉस्किटोज की रेंज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के अंदर में बढ़ रही है। खैर भाई, हम देखो इतना सब नहीं पढ़ सकते और इतना सब जानने की भी ज़रूरत नहीं है। अफ्रीका की स्टडी, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नए नए डिज़ास्टर आ रहे हैं वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। मोज़ाम्बिक की अगर एक केस स्टडी लें तो मोज़ाम्बिक को इन्होंने कहा है कि उसने काफ़ी अच्छा काम किया। उसने एक हेल्थ एडेप्टेशन प्लान यहाँ पर तैयार किया है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इवन चैलेंजेस भी कुछ हैं, लाइक हेल्थ केयर की इनएडिक्वेसी है रिमोट लोकेशन में, कम्युनिटीज़ मोस्ट वल्नरेबल हैं। कंट्री ने उसके बावजूद एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच डेवलप की जिसकी वजह से उन्होंने मॉनिटरिंग की, रेस्पॉन्ड किया क्लाइमेट सेंसिटिव डिजीज़ को, कम्युनिटी बेस्ड एडेप्टेशन मेजर्स लिए और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया। और सक्सेस ये देखने के लिए मिली कि वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ वो खुद पार्टनरशिप कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ, और कह सकते हैं कि नई जो डिजीज़ आ रही हैं इनको एलिमिनेट करने में मदद कर रही हैं। तो अफ्रीका के अंदर में जो जूनोसिस डिजीज़ है उनका खतरा बढ़ रहा है और ये वरिंग ट्रेंड है एक तरीके से अगर हम देखें, क्योंकि जो क्लाइमेट फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जूनोटिक जो पैथोजेंस है लाइक नोवेल कोरोना वायरस हो गया, इबोला हो गया या और मार्बर्ग वायरस हो गए, ये केसेस जो हैं वो इनके बढ़ कर के सामने आ रहे हैं। और ये आउटब्रेक बर्ड्स में फैल रहे हैं, फिर मैमल्स में जा रहे हैं, ह्यूमंस में ट्रांसमिशन के केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर हम देखें 2001 से 2011 के बीच का पीरियड और 2012 से 2022 का पीरियड, तो लगभग 10 सालों में केसेस की संख्या में 63% की बढ़ोतरी देखने के लिए यहाँ पर मिली भी है। तो ये भी एक सिचुएशन जो है वो निकल करके आती है। इसके अलावा जो बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं अफ्रीका के अंदर में, वो क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड वार्म हो रहा है। ओके, तो जैसे जैसे वार्मिंग होती रहेगी ये डिज़ीज़ का बर्डन यहाँ पर बढ़ता रहेगा। और ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के साथ साथ जो क्राइसिस हैं पॉपुलेशन इंक्रीज़ के, ओके, माइग्रेशन के, वाटर सैनिटेशन, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, फूड क्राइसिस का होना, इन सब के साथ ये जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। तो एट द सेम टाइम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट आर मेकिंग पीपल वल्नरेबल टू इन्फेक्शियस डिजीज़। तो ये पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये देखो कितना एक टेक्निकल ग्राफ यहाँ पर तैयार किया और इन्होंने यहाँ पर बताया है कि अब तक जितनी भी पैथोनिक डिजीज़ हैं उनमें से आधी ऐसी हैं जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण फैल रही हैं। तो ये लिंक दिया है कि जैसे जैसे वार्मिंग होगी, वार्मिंग से कौन कौन सी जो डिजीज़ हैं वो फैलेंगी, लाइक वेक्टर बोर्न डिजीज़ भी होंगी, वाटर बोर्न भी होंगी, और आप देख सकते हो एयर बोर्न भी फैलेंगी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी होगा, फूड बोर्न भी फैलेंगी और अनस्पेसिफाइड भी फैलेंगी। अब इसमें आप देख सकते हो कि वेक्टर बोर्न में कौन कौन सी आ जाती हैं, वाटर बोर्न में कौन सी आ जाती हैं, एयर बोर्न में कौन सी आ जाती हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो है, हालांकि हमें इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है अप्रेजल एनवायरनमेंट CSR स्पेशल, और इसमें लिखा हुआ है बैलेंस्ड बेनिफिट। आर्टिकल में कुछ ज़्यादा चीज़ें काम की नहीं थी। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक कंसेप्ट होता है, एथिक्स पेपर में भी पूछा जाता है और जनरली इकोनॉमिक सेक्शन में भी पूछ लेते हैं। प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन जो है वो निकला है। 2013 में कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के अंदर में अलग अलग शेड्यूल हैं, उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। तो उसके अंदर में ये चीज़ लिखी हुई है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, ओके, कंपनीज एक्ट की बात हो रही है तो कंपनीज़ की ही बात होगी। कंपनी उनका एक अपना फिक्स्ड टर्नओवर होना चाहिए, फिक्स्ड प्रॉफिट होना चाहिए। उनको क्या करना है कि अपने जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट है उसका 2% हिस्सा आपको अच्छे कामों में लगाना है,
इन सिंपल लैंग्वेज अच्छे काम का मतलब ये है कि आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी की तरफ एज अ कॉरपोरेट, दिस इज कॉल्ड कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप उसको एजुकेशन में खर्च करो, हेल्थ में खर्च करो, क्लाइमेट में खर्च करो, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए यूज़ करो, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए यूज़ करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए यूज़ करो, डिजीज़ एलिमिनेशन के लिए यूज़ करो, डिज़ास्टर रिलेटेड जो कह सकते हैं कि रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं उनके लिए यूज़ करो। वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन आपको 2% यूज़ करना ही करना है, जिसको CSR। मैगजीन में कहीं ये सब बात नहीं लिखी हुई थी, हालांकि आपको इतना पता होना चाहिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जितना भी टोटल खर्चा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में हो रहा है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये देख रहे हो, ये वाला ग्राफ, ओके। ये वाली लाइन ये दिखाता है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो पैसा है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये पैसा जो अलग अलग क्षेत्रों में यूज़ होना है उसमें अगर हम एनवायरनमेंट को एज अ फील्ड उठा लें तो उसके अंदर में खर्चा बहुत कम है। मतलब कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर खर्च कर दे रही हैं, स्कूल बना दिया, बिल्डिंग बना दी कोई, लेकिन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए पैसा बहुत ही कम यूज़ हो रहा है। तो उसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। तो इतना सा ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं। आप देख सकते हो कि अगर एक कंपनी लगभग 19,555 के करीब कंपनी जो CSI या CSR के अंदर में फंड डाल रही हैं, उनमें से 1837 कंपनीज ऐसी हैं जो कि एनवायरनमेंट पर अपना पैसा खर्च कर रही हैं। तो ये एक बहुत ही कम शेयर निकल करके आता है। इसके अलावा और भी ग्राफ दिए गए हैं, बट मुझे नहीं लगता कि उनको पढ़ने की या जानने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो हर एक बिज़नेस का अपना एक एनवायरमेंटल फुटप्रिंट होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। मतलब आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, मान लो कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी ही है, तो उसमें भी जो कंप्यूटर्स चल रहे होंगे उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ तो हो ही रहा होगा। यानी हर एक कंपनी का, बिजनेस का अपना खुद का एनवायरमेंटल फुटप्रिंट होता ही होता है। जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा कार्बन फुटप्रिंट, और इसकी वजह से आपको एनवायरनमेंट की तरफ एक स्पेशल ध्यान देने के लिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसकी वजह से प्लेनेट तो बचेगा, अपना घर तो बचेगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। हमारे पास लोगों के पास हेल्दी जो लिविंग कंडीशंस है वो होंगी, वाटर की एक्सेस होगी, ये सब चीज़ें हैं। बहुत सारी इकोनॉमीज़ के अंदर में CSR का कंसेप्ट है, इंडिया में भी CSR का कंसेप्ट है। मैंने आपको बताया कहाँ है, कैसे है, क्यों है, ओके। तो इसमें हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो कॉरपोरेट फ़िलॉसफी होती है उसको बढ़ाने के लिए CSR का कंसेप्ट कंपनीज एक्ट के अंदर में लाया गया 2013 के अंदर में, जिसकी वजह से चीज़ें देखने के लिए मिली। अभी फ़िलहाल इशू यही है कि बिहार, दादरा नागर हवेली, नागालैंड को छोड़ करके बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ और स्टेट हैं वो अपना कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा जो है वो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जो 2-3 स्टेट हैं सिर्फ वही यूज़ कर रहे हैं। एक तो आपका दादरा नागर हवेली हो गया, नागालैंड हो गया, ओके। और आप देख सकते हो कि कुछ और स्टेट लाइक बिहार वगैरह ये सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब जो हैं वो काफ़ी कुछ इधर उधर चल रहा है, ओके। तो ये 2-3 पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखें। इसी के साथ आर्टिकल जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है फोस्टिंग अ GI टैग ऑन मांडूज बाओबाब ट्री, ओके। तो यहाँ पर जो आर्टिकल दिखा रहा है वो ये कह रहा है कि कॉमर्स मिनिस्ट्रीज ड्राइव टू पुश अप द ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैली इज़ अ लेजी एक्सरसाइज दैट डज नॉट बेनिफिट द लोकल कम्युनिटीज़। अब GI टैग के बारे में आपको पता है, स्पेसिफिक लोकेशन अगर हो और वहीं पर ही उगती हो कोई चीज़ तो उसको GI टैग देने की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। GI टैग कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है वो देती है, और इसका मकसद ये होता है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और उस प्रोडक्ट की एक अपनी एक आइडेंटिटी या यूनिक आइडेंटिटी जो है वो बनाई जा सके, ताकि उसके अंदर जो इनकम जनरेशन है वो भी ज़्यादा हो और उसका डुप्लीकेशन भी जो है वो ना हो सके। दिस इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन, ओके। नाउ यहाँ पर क्या हुआ है आर्टिकल में, तो बहुत डिटेल में जाने वाला आर्टिकल नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो है वो ध्यान में रखेंगे भाई क्या बातें जो है वो चल रही हैं। मध्य प्रदेश की कहानी है। मध्य प्रदेश के अंदर में भील ट्राइब्स होती हैं, ओके। तो भील ट्राइब्स पर्सन्स ने एक ट्रक को रोक लिया। ट्रक के अंदर में बहुत सारे बाओबाब के ट्री जा रहे थे, ओके। ये ट्री का नाम है, और इसको रोक लिया क्योंकि ये इसका जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए इनको जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। स्पेशली एक बॉटनिकल गार्डन बन रहा है, ओके, वहाँ पर जाने के लिए इसको परमिशन मिल गई थी। मध्य प्रदेश की सरकार ने ट्रांसलोकेशन की परमिशन दे दी थी, हालांकि भील जो ट्राइब्स पर्सन है उनसे परमिशन नहीं ली गई, ओके। दिक्कत यहाँ पर है कि जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा कि हम जो भील ट्राइबल कम्युनिटी है उनको GI टैग उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए
बाओबाब ट्री के लिए, और जीआई टैग मिलेगा तो इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब बढ़ेंगी। और अब इनको ऐसे काट करके इधर से उधर जो है वो रीलोकेट किया जा रहा है, तो ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है। इससे जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ेगा, किसकी? ट्राइबल जो पीपल हैं उनकी। ओके, अगर हम बात करें तो इस ट्री को बहुत सालों से बचा करके रखा हुआ है भील ट्राइब ने। ओके, लगभग 100 सालों से इसको बचा करके रखा हुआ है। और वैसे तो इसका ओरिजिन अफ्रीका में है। बाओबाब जो ट्री हैं ये अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, इंडिया में नहीं पाए जाते, लेकिन इनका जो अभी सबसे बड़ा क्लस्टर है वो मांडू में पाया जाता है। ओके, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ध्यान में रखना। इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और इसको ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर में जो तना है इसका, उसको उसके अंदर में वाटर स्टोरेज की प्रॉपर्टी होती है। ये बारिश के पानी को एब्जॉर्व कर लेते हैं और न्यूट्रिएंट डेंस फूड तैयार करते हैं ड्राई सीजन में। और न्यूट्रिएंट डेंस फूड होंगे तो सिंपल सी बात है कि न्यूट्रिशन क्वांटिटी होंगी, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और भील कम्युनिटीज़ को इससे इनकम भी मिलती है। इस चीज़ की वजह से भील ट्राइबल कम्युनिटी इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर कर रही थी। ओके, तो नेचर से स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। ट्राइबल जो पीपल हैं उनमें गुस्सा भी है कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैसे इसको बिजनेसमैन को अलाउ कर दिया। ओके, तो ये एक बड़ी चुनौती जो है वो इनके सामने। देखो, हमें पूरा सब नहीं जानना कि भाई 1 बाय 1 क्या कमेंट्री यहाँ पर हुई क्या नहीं हुई, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको बचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। ऊपर से अगर हम बात करें तो इसको ट्रांसलोकेशन की परमिशन और दे दी। ओके, तो जीआई टैग जो है वो इसको देने की बात यहाँ पर की कि लोकल कम्युनिटीज़ को फ़ायदा होगा, बात की, अभी दिया नहीं है। ओके, तो ये बड़ी सिचुएशन है कि भाई जीआई टैग का हम करेंगे क्या जब आप इसको ट्रांसलोकेट ही कर दोगे या बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करोगे। तो ये एक बड़ी समस्या वाली बात निकल करके आई। जीआई टैग के बारे में आपको पता है, ट्रेडिशनल एक ट्रेडमार्क के रूप में ही होता है और एडिशनल एडवांटेज होते हैं इसके। स्पेसिफिक टेरिटरी को दिखाता है कि इसके अलावा ये कहीं नहीं मिलेगा। हालांकि मध्य प्रदेश के अलावा ये उत्तर प्रदेश और बिहार में भी उगाया जाता है। तो ये कन्फ्लिक्ट भी यहाँ पर जो है वो निकल करके आने की बात यहाँ पर हो रही है कि जीआई टैग तो दे रहे हो, लेकिन आपने सिर्फ हमें एक कह सकते हैं कि एक लालच दे दिया है कि हाँ जीआई टैग देंगे और अभी इस ट्रक को जाने दो। तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉट ओनली द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग जीआई टैग इज फ्लॉड, बट देयर इज अ complete failure by authorities to provide support to the local communities to capitalize on their unique advantage। तो इन सब की वजह से जो गुस्सा है वो भील ट्राइब्स के अंदर में देखने के लिए मिला कि भाई 3-4 लॉलीपॉप जो हैं वो एक साथ देने की बात की गई है। जीआई टैग देंगे, आपकी इनकम बढ़ाएंगे, आप फ़िलहाल इसको जाने दो, फला फला चीज़ें करके ये काम किया गया है। ऐसे एग्जाम्पल जीआई टैग के हमें ग्लोबल लेवल पर भी मिल जाते हैं, जहाँ जीआई टैग तो मिला हुआ है लेकिन लड़ाइयाँ लगातार चल रही हैं। जैसे बासमती राइस की बात करें तो यूरोपियन यूनियन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इंडिया से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि इंडिया जो है वो जो बासमती है वो उसको जीआई टैग पाकिस्तान को मिलना चाहिए, इंडिया को नहीं। तो ये जीआई टैग की कंट्रोवर्सी इस तरीके की चलती रहती है। ऐसी सेम कंट्रोवर्सी हमें विद इन इंडिया भी देखने के लिए मिलती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के बीच में कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिल सकती है। लगभग अगर हम बात करें कि जो 75% बासमती प्रोड्यूस किया जाता है वो इंडिया से जाता है। ओके, और लेकिन इसके जो कंपटीटर हैं वो पाकिस्तान भी है और इसके अलावा नेपाल भी इसका एक कंपटीटर है। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो नज़र आती है कि किस तरीके से जो है वो ये जीआई टैग की इनएबिलिटी दिखती है सरकार की कि भाई जीआई टैग को इस तरीके से आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ी चुनौतियां जो हैं वो सामने आ जाती हैं। खैर, पूरा आर्टिकल हमारे किसी काम का नहीं, बट ध्यान में रखो कि कैसे ये सब काम किए जाते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, लिखा हुआ है साइंस स्टैग्नेटेड और अ मेगाफोना बायस इन इंडियाज कार्निवोरस रिसर्च इज हैम्परिंग द कंट्रीज कंजर्वेशन एफर्ट। ओके, तो फिलहाल आर्टिकल में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कार्निवोरस होते हैं, फूड वेब में सबसे ऊपर होते हैं। ओके, तो उनके कंजर्वेशन के मीजर्स भी हमें लेने चाहिए। आर्टिकल में इतनी सी बात बताई गई है कि जैसे 1970 में बहुत बड़ी वो मेगाफोना रिसर्च जो है वो यहाँ पर की गई। मतलब जो कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर जो फोना है, ओके, लाइक लेपर्ड हो गए, ओके, आगे चलें तो चीताज़ हो गए, उनके ऊपर सब रिसर्च यहाँ पर की गई और उसकी वजह से आप देखोगे कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1972 के अंदर। ओके, तो ये दिखाता है कि साइंटिफिक रिसर्च से कैसे कंजर्वेशन मेजर्स जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़े। सिर्फ इतनी सी बात जो है वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में बताई गई है। मैंने इस आर्टिकल को पूरा नहीं उठाया क्योंकि मुझे नहीं लगता कहीं इसकी ज़रूरत है। जो चीज़ें काम की थी मैंने यहाँ पर आपको क्लियर की, इससे ज़्यादा कुछ बताने वाला इस आर्टिकल के अंदर है नहीं। आगे के कुछ आर्टिकल और थे जो कि
माइन्यूट आर्टिकल थे, वहाँ से कुछ काम का नहीं निकलता। फूड पेज आ जाते हैं, फूड ब्लॉग्स आ जाते हैं, उसके बाद बुक रिव्यूज़ आ जाते हैं, वो सब चीज़ें हमारे काम की नहीं होती, उनको इग्नोर करने की कोशिश किया कीजिए। वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।